Good morning students, welcome to our new class. In the last video हम लोगों ने बात किया था फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के, जिस पर पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों को सिमली और मेटाफर दो फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर किए थे। आई होप कि आप लोगों ने उन्हें नोट किया होगा, समझा होगा। प्रॉब्लम्स इसको जहाँ होंगी वो पूछ रहा है लगातार। और आज थर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं एंड दैट इज पर्सनिफिकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं? पर्सनिफिकेशन। इसको आप हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। बहुत इजी है, इसको समझना सिर्फ एक वर्ड को कैप्चर करिए। मानवीकरण करना होता क्या है? सपोज करिए कोई नॉन लिविंग थिंग है, आपके पास कोई नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव वस्तु है। कौन सी वस्तु? निर्जीव वस्तु, ठीक है। या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया बोले तो अमूर्त विचार, दो चीजें, नॉन लिविंग थिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वंस आई एम जस्ट राइटिंग फॉर यू, आपके पास दो चीजें हों आपके स्टेटमेंट में। फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग एंड सेकंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये दो चीजें आपके पास हो। नॉन लिविंग थिंग मीन्स निर्जीव वस्तु और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स अमूर्त विचार। ये नॉन लिविंग थिंग तो चलिए हम जान जाते हैं, कोई भी निर्जीव वस्तु हम कह सकते हैं टेबल, ठीक है, चेयर, बेंच, फैन, ये सभी आपके नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, अमूर्त विचार क्या है? तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब नाउन के टाइप में आपको बता रहा था, तो वहाँ पर एक नाउन का टाइप था और उसका नेम था आपके लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाएं ही बेटा यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहलाती हैं, अमूर्त विचार कहलाती हैं। तो अगर इन दोनों का वर्णन कुछ इस प्रकार से हम करें, किसका किसका? नॉन लिविंग थिंग और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का वर्णन हम कुछ ऐसे करें जैसे कि कोई सजीव मनुष्य हो, तो अगर देखा जाए तो हमने उसे मानवीकरण किया ना, नॉन लिविंग थिंग को और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का हमने क्या किया? हमने इनको कर दिया मानवीकरण किया हमने इसका। तो बच्चों, जब इन दोनों का वर्णन मनुष्य की तरह, जीवित मनुष्य की तरह हम करते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या? पर्सनिफिकेशन। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल अपने से बना के आपको समझाते हैं। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर, देन दिस इज नॉन लिविंग थिंग, यह आपका निर्जीव वस्तु है। और एक स्टेटमेंट मैं इस मार्कर पे अगर बोलूं कि दिस मार्कर इज स्माइलिंग एट द स्टूडेंट्स, लुक हियर केयरफुली, मैंने क्या कहा? दिस मार्कर इज स्माइलिंग एट द स्टूडेंट्स, यह मार्कर विद्यार्थियों पर मुस्कुरा रहा है, विद्यार्थियों पर हंस रहा है। तो बच्चों, ये जो हंसना काम होता है, स्माइल करना वर्क है, ये स्माइल करना किसका काम है? स्माइल करना काम है किसी जीवित मनुष्य का, ठीक है। और यहाँ पे हम स्माइल करने का काम किससे करवा रहे हैं? इस मार्कर से करवा रहे हैं। तो मार्कर का वर्णन हमने पर्सन की तरह किया कि नहीं किया? और जब इसका डिस्क्रिप्शन हमने पर्सन की तरह किया, तो आप कह सकते हैं कि सर हमने मार्कर को पर्सनिफाइड कर दिया है। हमने क्या किया? मार्कर को पर्सनिफाइड कर दिया। इसलिए अगर सेंटेंस बोला जाए कि दिस मार्कर इज लॉफिंग एट यू, यह मार्कर आप पर हंस रहा है, तो बेटा इस स्टेटमेंट में आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे? पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हो गया कि पर्सनिफिकेशन क्या है। पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का वर्णन
ऐसे करते हैं जैसे कोई जीवित मनुष्य। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कोई जीवित मनुष्य। आइए इसके लिए डेफिनेशन जानते हैं। ऑल ऑफ यू विल वेल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। इन पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में, इन पर्सनिफिकेशन, दो चीजें बस आपको यहां पे तैयार रखना। कौन कौन सी? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट स्टूडेंट्स? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas. Lifeless object and abstract ideas are treated as a person having life. As a person having life. This is your definition of personification. क्लियर हुआ सभी को? तो only two words are remarkable here. पहला वर्ड है lifeless object and second वर्ड क्या है? abstract ideas. इनको माना किसकी तरह जाता है? as a person having life. क्लियर टू एवरीबॉडी? मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुएं तथा अमूर्त विचारों को, जिन वर्ड्स का हिंदी क्लियर नहीं उनको नोट कर लिया करिए, तथा अमूर्त विचारों को माना जाता है किसकी तरह? एक सजीव या जीवित मनुष्य की तरह। क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करेंगे। टोटली हम कह सकते हैं जनरल, अपने वे पे अगर आपको जनरली बोलना है ना तो कह देंगे कि जब लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सनिफाइड करते हैं तो पर्सनिफिकेशन होता है। मतलब पर्सनिफिकेशन में पर्सनिफाइड किया जाता है। कैसे? एग्जांपल है आपके पास, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस is the best teacher. What the Hindi means? अनुभव, experience, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो इस पर एक ग्लिम्स मेटाफर की हुई है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को देखा है जिसपे फर्स्ट सिमिली और सेकेंड मेटाफर पढ़ा है, तो ये मेटाफर का ग्लिम्स है इसमें मेटाफर की भी झलक है। कैसे? पहले तो एक्सपीरियंस को क्या मान लिया गया बताइए? एक्सपीरियंस को मान लिया गया द बेस्ट टीचर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब एक को दूसरा मान लिया जाता है, अर्थात जब उपमेय को उपमान मान लेते हैं तो मेटाफर होता है। तो मेटाफर तो है लेकिन मेटाफर से ज्यादा पर्सनिफिकेशन है। कैसे? एक्सपीरियंस। अब बताइए एक्सपीरियंस क्या है इन दोनों में से? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है? तो अनुभव, एक्सपीरियंस, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब देखिए, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को द बेस्ट टीचर माना गया है। और टीचर तो आप जानते हैं पर्सन हैविंग लाइफ होता है ना, जीवित मनुष्य होता है। तो अब आपने एक्सपीरियंस को पर्सनिफाइड कर दिया है। आपने एक्सपीरियंस का वर्णन कुछ ऐसे किया है जैसे सजीव मनुष्य। तो आपके स्टेटमेंट में फिगर ऑफ स्पीच हो गया पर्सनिफिकेशन। वन मोर एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी knocks the door, knocks means होता खटखटाना, knocks the door but at once
ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड वन, बट एट वंस। अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो नॉक करने का काम होता है, नॉक करने का काम होता है किसी मनुष्य का, और यहां पर नॉक करने का काम कर कौन रहा है? अपॉर्चुनिटी। नॉक करने का वर्क कौन कर रहा है? अपॉर्चुनिटी, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो आपने अपॉर्चुनिटी का वर्णन इस तरह से किया है जैसे कोई मनुष्य हो, जैसे कोई जीवित मनुष्य हो, इसलिए आपने अपॉर्चुनिटी को क्या किया है? पर्सनिफाइड किया है। सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? पर्सनिफिकेशन। ओके, देन वन मोर एग्जांपल, नेचर्स लैब इज वेरी वाइड। प्रकृति की गोद, लैब मीन्स होता है गोद, प्रकृति की गोद बहुत विस्तृत है। स्टूडेंट्स, ये लैब गोद किसके होती है? सजीव के होती है, मनुष्यों के विशेष रूप से। और यहाँ पे आपने गोद किसके लगा दिया है? नेचर के। तो आपने नेचर का वर्णन मनुष्य की तरह किया, और आपने जब इसका डिस्क्रिप्शन मनुष्य की तरह किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हुआ। एवरीबडी विल जस्ट नोट ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज पर्सनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले फिगर ऑफ स्पीच पे चर्चा करते हैं, एंड दैट इज नंबर 4, एपोस्ट्रॉफी। APOSTROPHE, अपोस्ट्रॉफी। आप इसे हिंदी में बोलते हैं संबोधन सूचक अलंकार। कौन सा अलंकार? संबोधन सूचक अलंकार। बहुत इजी होता है इसको समझना, नाम से बिल्कुल क्लियर है सभी को। संबोधन सूचक अलंकार मीन्स जब आप किसी को संबोधित करते हो, व्हेन यू एड्रेस टू समबडी, जब आप किसी को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? संबोधन सूचक अलंकार होता है। लेकिन एड्रेस यहां पे करना किसको है, यहां पुकारना किसको है, ये जानने की आवश्यकता है हमें। तो आइए डेफिनेशन से जानते हैं। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने दो प्रकार के प्रश्न आपको बताए थे, एक डेफिनेशन और दूसरा आइडेंटिफिकेशन। तो इन्हें आइडेंटिफाई करना बिल्कुल इजी होता है। आप जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसको ज्यादातर पाते हो, समझ में आ जाता है कि इसे एड्रेस किया गया है, इसे संबोधित किया गया है। सो संबोधन सूचक अलंकार क्या होता है? बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। एन एपोस्ट्रॉफी, an apostrophe is the direct address, direct address का मतलब होता है सीधा संबोधन। an apostrophe is the direct address, किसको संबोधित करते हैं? to the dead or absent, to the dead or absent. This is your apostrophe. But an easy definition before you. An apostrophe is the direct address to the dead or absent. संबोधन सूचक अलंकार मृत, मरे हुए को, या अनुपस्थित को सीधा संबोधन है। मतलब जब आप किसी मृत को या अब्सेंट को, जो अनुपस्थित हो, उसको पुकारते हैं, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? अपॉस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे सभी। ओ डेथ, वेयर आर यू, Where are you? This one. हे मृत्यु, ओ डेथ, हे मृत्यु तुम कहाँ हो? प्यारे बच्चों, ये आपका एड्रेसिंग वर्ड है विद द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क।
ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसको तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका अपॉस्ट्रोफी। वाल्ट विटमैन के द्वारा एक पोएम है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है, वाल्ट विटमैन के द्वारा जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, उस संपूर्ण पोएम में कैप्टन जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे उनको संबोधित किया गया था कैप्टन कह के, ठीक है। तो तमाम सारी चीजें एड्रेस हो सकती, जैसे बोल दें ओ शी, हे सागर, वाई आर यू स्लीपिंग, हे सागर तुम क्यों सो रहे हो। बच्चों इस बार किसको संबोधित किया गया, इस बार सी को संबोधित किया गया है, अर्थात फिगर ऑफ स्पीच हुआ अपॉस्ट्रोफी। बिल्कुल इजी है, तो समझ में सभी को आया, आई होप सो। अपॉस्ट्रोफी में सीधे किसको संबोधित करते हैं, टू द डेड और ऑप्शन, ओके, दैट विल बी योर अपॉस्ट्रोफी। तो अपॉस्ट्रोफी का मतलब आप समझ चुके हैं, संबोधन सूचक अलंकार। स्टूडेंट्स, और अब हम हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल। व्हाट यू विल प्रोनाउंसिएट इट, हाइपरबोल, HYPERBOLE। हिंदी में आप इसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इट इज क्लियर टू एवरीबडी, हर एक व्यक्ति अक्सर आप लोग अपने कन्वर्सेशन के बीच में ही बोला करते हैं। सपोज करिए आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और उस डिस्कशन में सामने वाला व्यक्ति बहुत तेजी से बात करने लगता है, क्रोध में हो जाता है, ठीक है, या अन्य कोई समस्याएं हैं, तो आपके द्वारा एक वर्ड अक्सर यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं भैया, हाइपर मत होइए। हाइपर अति से आशय होता है, ज्यादा से आशय होता है। लेकिन थोड़ा सा जब हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के विषय में बात करेंगे तो कुछ डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो हाइपर का मतलब आप समझ सकते हैं, ज्यादातर कोई भी वस्तु होगी, कोई भी घटना होगी, कोई भी व्यक्ति होगा या कुछ भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग ऑफन यूज्ड टू बी इन इट्स लिमिट। हर एक काम, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु इत्यादि, ये सब इनकी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। और जब आप उन चीज़ों का वर्णन सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके करते हैं तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है हाइपरबोल, ठीक है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल होता है। ये मार्कर है, इस मार्कर की एक लिमिटेशन है कि कितना लॉन्ग होगा, अबाउट 15 cm का ये मार्कर। अब आप इसी का वर्णन कर दो कि सर के पास एक ऐसा मार्कर था कि हॉल में पीछे बैठे थे और आगे लिख रहे थे, तो ये मार्कर का हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन होता है। कैसा वर्णन बच्चों, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन। ये तो जनरली हम जानते हैं कि सर किसी भी घटना को, वस्तु को, व्यक्ति को, क्षमता को इत्यादि को बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब हम दिखाते हैं तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल होता है। लेकिन बच्चों ग्रामर कहती है कि सिर्फ उस घटना इत्यादि का वर्णन हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं करें, उसको बहुत कम करके भी अगर हम दिखाते हैं तो भी हाइपरबोल ही होता है। समझ में आ गया। तो हाइपरबोल में या तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं उस चीज़ का, या तो बहुत कम करके वर्णन करते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन जानते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं या इन हाइपरबोल भी लिख सकते हैं। इन hyperbole, in hyperbole the things are shown, the things are shown, वस्तुएं दिखाई जाती हैं, ग्रेटर और लेस, ये सब कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है। ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर और लिटिल का कंपैरेटिव लेस।
ग्रेटर और लेस मतलब जितनी है उससे ज्यादा महान या कम। एंड बेटर और वर्स, बेटर और वर्स आप यहां पे भी देख सकते हैं। बेटर भी कंपैरेटिव है गुड का और वर्स बैड का कंपैरेटिव है। बेटर और वर्स देन दे रियली आर, जितना कि वे वास्तव में होती हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोल। समझिएगा हिंदी में, इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार में द थिंग्स वस्तुएं आर शोन दिखाई जाती हैं, ग्रेटर और लेस ज्यादा महान या कम, एंड बेटर और वर्स अधिक अच्छी या बदतर जो कि वे वास्तव में होती है। मतलब उनकी जो वास्तविक दशा है उनसे या तो बहुत ग्रेटर दिखाई जाएंगी या लेस, बेटर या वर्स। कंफर्म टू एवरीबॉडी। एग्जांपल देखते हैं। अलेक्जेंडर पॉप एक पोएट हुए और उन्होंने एक एपिक लिखा था, महाकाव्य, और उस एपिक का नाम था द रेप ऑफ द लॉक। पोएट अलेक्जेंडर पॉप, एपिक का नेम है द रेप ऑफ द लॉक, और उसकी जो हीरोइन है, हीरोइन ऑफ दैट एपिक बेलिंदा। कौन है हीरोइन बच्चों? बेलिंदा। तो बेलिंदा के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है, बेलिंदा स्माइल्ड, बेलिंदा स्माइल्ड, बेलिंदा मुस्कुराई, एंड द होल वर्ल्ड, एंड द होल वर्ल्ड, और संपूर्ण संसार बिकेम गे। गे का आशय यहां पे प्रश्न से है, बिकेम गे। बेलिंदा स्माइल्ड, बेलिंदा मुस्कुराई, एंड द होल वर्ल्ड, और संपूर्ण संसार बिकेम गे, खुश हो गया। बच्चों आपको नहीं लगता कि ये मुस्कुराने का हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन है? क्यों? क्योंकि भाई चलो कोई एक व्यक्ति मुस्कुराता है, उसके मुस्कुराने से एक सभा, कुछ लोग खुश हो जाएं, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे स्माइल कर रहा है और संपूर्ण संसार खुश हो रहा है, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ये क्या है? मुस्कुराने का, बेलिंदा के मुस्कुराने का हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन है। क्लियर एवरीबॉडी? और इसीलिए हम एक और एग्जांपल लेके आते हैं इसी का। सेकेंड एग्जांपल, देयर वाज द रिवर ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ ब्लड in the battlefield, in the battlefield, there was the river of blood in the battlefield, युद्ध भूमि में खून की नदी थी, खून की नदी थी। अब भाई चलो युद्ध भूमि में रक्तपात तो होता है, जब युद्ध होता है, वार होता है तो रक्तपात होना स्वाभाविक है, लेकिन खून की नदी बह चले, इतना ज्यादा रक्त, दिस इज आल्सो हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन बेटा। तो आपको कहीं पे भी लगे कि ये वर्णन कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के हो रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी एंड हाइपरबोल। ओके, अगले रिमेनिंग 2 आपको फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स टू ज्वाइन मी, थैंक यू स्टूडेंट्स।